हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा यूपी बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है, जिसको हमने शॉर्ट में डाल के रखा है SR यूपी बीएससी क्लासेस। ठीक है, तो जितने भी साथी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये नया चैनल है और इस नए चैनल के ऊपर आपको नए तरीके से सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी और ये क्लासेस बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट में आपको दी जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जितने भी साथी हमारे पुराने चैनल से जुड़े हुए हैं सुमित राणा बीएससी क्लासेस से, वहां पर आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलती रहेंगी, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पर आप लोग चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पूरा का पूरा सेमेस्टर हम यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में कवर करेंगे, ठीक है, और हाई क्वालिटी कंटेंट में। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा या आज की जो वीडियो है हमारी, इसमें हम बॉटनी के 5वें सेमेस्टर की बात करेंगे बेटा। बॉटनी के 5th सेमेस्टर की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, सर बॉटनी की 5th सेमेस्टर की क्लासेस कब आएंगी? तो बच्चा, अब आपको इसी पोर्टल के ऊपर बॉटनी की 5th सेमेस्टर की क्लासेस मिलेंगी। बॉटनी का 5th सेमेस्टर शुरू करें उससे पहले आप सभी को ये पता है कि जो हमारा 5वां सेमेस्टर है, इसमें आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। तो एक तो पेपर पहला है, पेपर फर्स्ट, और दूसरा हमारा कौन सा बेटा? पेपर सेकंड। तो सेकंड पेपर की हम अभी बात नहीं करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अपने पेपर फर्स्ट की। और पेपर फर्स्ट में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि देखिए बेटा, कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले या कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट का सबसे पहले हमको सिलेबस ज्ञात होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। तो जो पहला पेपर हमारा यहाँ पर है, उस पहले पेपर का जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब आप कहेंगे सर जो हमारा फर्स्ट पेपर है 5th सेमेस्टर का, वो कौन सा है? तो 5th सेमेस्टर का जो पहला पेपर हमारा है, इसका नाम है प्लांट, सभी लोग ये लिख लीजिएगा, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड आपको यहां पर बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, सभी को दिख रहा है? हाँ, ठीक है। तो ये हमारा पेपर का नाम है बेटा। पहला पेपर जो हमारा है वो कौन सा है? प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इसके अंदर हम पूरी की पूरी प्लांट की फिजियोलॉजी देखेंगे, है ना? प्लांट का जो फिजियोलॉजी है वो देखेंगे, प्लांट में मेटाबॉलिज्म किस तरीके से हो रहा है, लाइक यहाँ पर हम पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस समझेंगे। इसके साथ साथ हम बायोकेमिस्ट्री को भी देखेंगे। अब क्या क्या सिलेबस इस पेपर के अंदर, क्या क्या सिलेबस को इंक्लूड किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सभी साथी जो यहाँ पर अभी अभी आए हैं, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जितने भी साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो ये सिलेबस हमारा यहाँ पर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ इंग्लिश में पूरा मर्ज किया गया है और दूसरी तरफ हिंदी में ही पूरा लिखा हुआ है। इसी क्वालिटी कंटेंट में मैं आप लोगों को आपके इस चैनल के ऊपर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, जो भी पढ़ाऊंगा वो एक तरफ हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा और दूसरी तरफ उसका इंग्लिश कन्वर्जन होगा। तो जितने भी साथी हमारे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जो इंग्लिश में अपने एग्जाम को लिखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बहुत बेनिफिट ये रहेगा कि आपको इंग्लिश में कंटेंट मिल रहा है और उस कंटेंट को आप इजीली लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। चलिए भाई, जो हमारा पेपर है वो तो हमने देख लिया। पेपर का नाम क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। इसको हिंदी में कहते हैं पादप कार्य की चयापचय, जिसको उपापचय भी कहते हैं, और जैव रसायन। ये पेपर का नाम है। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी ये अच्छी बात है कि भाई मैं यहाँ पर इंग्लिश हिंदी मिक्स पढ़ाता हूं, तो दिक्कत नहीं होगी, आपको दोनों चीजें लेकर के चलेंगे। अब इस पूरे एक पेपर की अगर हम बात करें तो इस पूरे एक पेपर में टोटल 8 यूनिट हैं। कितनी यूनिट है बेटा? टोटल 8 यूनिट को रखा गया है। ये बात आप याद रखना, टोटल 8 यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट ही आप देख रहे होगे काफी ब्रॉड और बड़ी है। और जो पहली यूनिट हमारी यहां पर है, इस यूनिट का नाम है प्लांट वाटर रिलेशनशिप, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो हमारा पहला यूनिट यहां पर, इस पहले यूनिट का नाम है प्लांट वाटर रिलेशंस, यानी कि पादप और जल के बीच में क्या संबंध है,
मिनरल न्यूट्रिशन मतलब खनिज पोषण के बारे में हमको देखना है, ट्रांसपिरेशन जिसको हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, और ट्रांसलोकेशन यानी कि फ्लोएम में स्थानांतरण किस तरीके से हो रहा है, किसका, फूड का, है ना। फ्लोएम किसको कंडक्ट करता है, फूड को कंडक्ट करता है। जाइलम किसको कंडक्ट करता है, वाटर को कंडक्ट करता है। मतलब जाइलम क्या करेगा, ये रूट से वाटर को ले जाएगा लीफ तक, और फ्लोएम क्या करेगा, लीफ में जो फूड पार्टिकल बना है उसको रूट तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये बात याद रखोगे। तो प्लांट वाटर रिलेशंस, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम, ये हमारी यूनिट है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर देखना है। भाई पानी की क्यों इतनी रिक्वायरमेंट है हर एक ऑर्गेनिज्म को, उसके बारे में समझना है। और उसके बाद में हमको देखना है वाटर पोटेंशियल एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि हम यहां पर देखेंगे जल विभव और उसके घटक। जल विभव क्या होता है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ये सब हम क्लासरूम में चर्चा करेंगे, डोंट वरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोग क्लास 12th में ये सब पढ़ के आए हो ऑलरेडी, ठीक है। 11th 12th में आप लोगों ने ये सब पढ़ा है, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पर जुड़े रहिए, पढ़ाऊंगा। आगे देखिए लिखा हुआ है ट्रांसपिरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन है और उसका जो महत्व है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, यानी कि ऐसा ट्रांसपिरेशन, ऐसा वाष्पोत्सर्जन जिसको प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो कौन कौन से हैं उनको देखना है। जैसे कि रूट, रूट भी क्या करता है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। प्रेशर, दाब यहां पर इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। और गटेशन, गटेशन को हिंदी में कहते हैं बिंदु स्राव, बिंदु स्राव, ठीक है, गटेशन। तो उसके बाद में हमको देखना है क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियली ऑफ एलिमेंट, जो अनिवार्यता है, जो मानदंड है, जो तत्व हैं उनकी अनिवार्यता के बारे में हमको देखना है। ठीक है, रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, भाई जो आवश्यक एलिमेंट्स हैं उनका क्या रोल है ना, वो हमको यहां पर देखना है। सिम्टम्स देखने हैं, सिम्टम्स ऑफ मिनरल डिफिशियंसी इन मेजर क्रॉप, जो बड़ी बड़ी फसलें हैं हमारी उनमें क्या डिफिशियंसी होती है, वो डिफिशियंसी किस तरीके से होती है उसको समझना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसका, आयंस का, जो आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस कर रहा है वो समझना है। इसमें एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नॉर्मली कोई चीज डिफ्यूज हो रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम शैप, यानी कि जो रस है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम सैप कहने का मतलब क्या है, फ्लोएम जो रस है इसकी संरचना हमको देखनी है, कंपोजिशन देखना है। तो कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम सैप, फ्लोएम रस की संरचना, और गर्डलिंग एक प्रोसेस होता है, गर्डलिंग प्रयोग, ठीक है, एक गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है, इसको देखना है। और उसके साथ साथ प्रेशर फ्लो मॉडल, यानी कि दाब प्रवाह जो मॉडल दिया है या बनाया गया है वो किस तरीके से, उसको इस पहली यूनिट के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो पहली यूनिट में करीबन 7 लेक्चर आपको पढ़ने हैं, और 7 नहीं भैया काफी लेक्चर आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के पहली यूनिट आप अच्छे से समझ पाओगे। वो तो उन्होंने अपना लिख रखा है, जिसको पढ़ाना है उससे पूछिए ना किस तरीके से पढ़ाना है, आपको कितना समझ में आता है, आप किस हद तक समझ पा रहे हैं, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट करती हैं बच्चों। ठीक है, तो सेकेंड जो हमारी यूनिट है इसका नाम है कार्बन ऑक्सीडेशन। कार्बन ऑक्सीडेशन कहने का मतलब होता है कार्बन ऑक्सीकरण। अब यहां पर मेटाबॉलिज्म के बारे में ही पूरा का पूरा पढ़ना है। मेटाबॉलिज्म में क्या देखना है, जैसे क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है, क्रेब्स चक्र क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस इसके बारे में देखना है, फैट ऑफ पायरुवेट, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन के बारे में देखना है, यानी कि पायरुवेट का वायविक और अवायवीय श्वसन और किण्वन, ठीक है, किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, ये प्रोसेस समझना है कैसे होता है। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस को कैसे रेगुलेट किया जाता है। ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ओपीपीपी, ठीक है, ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कैसे चलता है वो देखना है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलाइजेशन ऑफ पायरुवेट, इस प्रोसेस को समझना है। रेगुलेशन ऑफ क्रैब साइकिल, जो क्रैब साइकिल है उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है वो देखना है। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसे होता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन किस तरीके से हो रहा है।
एटीपी सिंथेटेज एक एंजाइम है, इसके बारे में देखना है। कीमो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, कीमो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के बारे में देखना है, ठीक है। इसके बाद में पीओ रेशियो क्या होता है, पी ऑब्लिक रेशियो, ये देखना है, पी ऑब्लिक ओ रेशियो। और साइनाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन, साइनाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन किस तरीके से प्लांट में होता है उसको समझना है। और उसके बाद हमको फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, पूरा का पूरा चैप्टर में या सेकेंड यूनिट में हम क्या देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन हो रहा है, उस रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उस सबको देखना है। फिर इसके बाद में थर्ड यूनिट के अंदर हमको देखना है बेटा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। जो नाइट्रोजन का रोल होता है प्लांट के केस में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता है। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, नाइट्रोजन का चयापचय कैसे होता है वो देखना है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रेट एसिमिलेशन, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कैसे बनाया जाता है, उसका एसिमिलेशन कैसे होगा उसको देखना है। तो नाइट्रेट स्वांगीकरण इसको हिंदी में कहते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना भाई, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस तरीके से हो रहा है, किसमें भाई। एग्जांपल्स की बात करें तो लेग्यूम्स और नॉन लेग्यूम्स प्लांट में। लेग्यूम्स मतलब दलहनी पौधे जो दाल को सीरियल को प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन लेग्यूम प्लांट में किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है ये देखना है। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, भाई जो कार्यकी है, एक तरीके से देखा जाए नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो कार्यकी है और इसका जो जैव रसायन है उसका भी हमको यहां पर चर्चा करनी है। अमोनिया एसिमिलेशन क्या होता है ये भी हमको देखना है भाई। GSGOGAT क्या है ये देखना है। रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांस एमिनेशन देखना है भाई। रिडक्टिव एमिनेशन मतलब अपापचय एमिनीकरण, और ट्रांस एमिनीकरण के बारे में देखना है। फिर उसके बाद में अमीनो एसिड सिंथेसिस, भाई अमीनो अम्ल संश्लेषण कैसे होता है इस बारे में भी हमको इस थर्ड यूनिट में कवर करना होगा। इसके बाद में जो हमारी फोर्थ यूनिट है बेटा, इस फोर्थ यूनिट का नाम है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म मतलब लिपिड को हम यहां पर क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो लिपिड चयापचय और फोटोसिंथेसिस, बोले तो लिपिड चयापचय और प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस मींस प्रकाश संश्लेषण, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। चलो, लेकिन यहां भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो लिपिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, मतलब सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स कैसे होते हैं, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है ना, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कैसे चल रही है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को भी यहां पर हमको पढ़ना है, ग्लाइऑक्सिलेट चक्र, ठीक है। उसके बाद में ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस में आप देखेंगे एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी सब्सटेंस से, कोई भी पदार्थ है उससे हम ग्लूकोज को बना देते हैं, तो वो कैसे हो रहा है। एंड इट्स रोल इन मोबिलाइजेशन ऑफ लिपिड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ठीक है। लिपिड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन के समय किस तरीके से ग्लूकोनियोजेनेसिस रोल हो रहा है ना। तो बीज अंकुरण के दौरान लिपिड के संग्रहण में इसकी भूमिका, है ना, इसको हमको समझना है। बीज अंकुरण के दौरान लिपिड के संग्रहण में इसकी भूमिका, यानी कि लिपिड स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीड जर्मिनेशन के समय, ठीक है। उसके बाद में हमको देखना है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसमें पिगमेंट हमको देखना है, एक्शन स्पेक्ट्रा एंड एनहेंसमेंट इफेक्ट समझना है भाई। वर्णक क्या है, सक्रिय स्पेक्ट्रा और एनहांसमेंट प्रभाव क्या होता है इसको देखना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझना है भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे चलेगा। और हमको फोटोफास्फोराइलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण। प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण किस तरीके से होता है, C3 प्लांट कौन से होते हैं, C4 प्लांट कौन से होते हैं, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, और काम प्लांट कैसे होते हैं जिसमें रिएक्शन एंड इसके सिग्निफिकेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी यूनिट 4 हो गई। अब यूनिट 5 की बात करें बेटा, तो यूनिट 5 हमारी है प्लांट डेवलपमेंट, मूवमेंट, डोरमेंसी एंड रिस्पॉन्सेज, यानी पादप परिवर्धन देखना है। पादप का परिवर्धन कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, गति प्रसुप्तावस्था कैसे हो रही है, मतलब यहां पर गति और डोरमेंसी, गति और प्रसुप्तावस्था एवं रिस्पॉन्सेस और प्रतिक्रियाएं किस तरीके से हो रही हैं।
वो देखना है। तो डेवलपमेंट रोल ऑफ फाइटो हार्मोन्स, हमें यहां पर फाइटो हार्मोन के बारे में देखना है स्पेशली। फाइटो हार्मोन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फाइटो मीन्स क्या होता है बेटा? फाइटो मीन्स होता है प्लांट, फाइटो मीन्स होता है प्लांट, और हार्मोन्स का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना? तो प्लांट में भी कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से यहां पर फाइटो हार्मोन्स पाए जा रहे हैं उसको समझना है। जैसे यहां पर आप देखेंगे, जिब्रेलिन की बात करें, ऑक्सिन की बात करें, साइटोकाइनिन की बात करें, एबीए हार्मोन की बात करें, एथिलीन की बात करें, तो ये सारे के सारे फाइटो हार्मोन्स में आते हैं। फिर उसके बाद में हमको यहां पर देखना है ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनॉमिक मूवमेंट। ऑटोनॉमिक और पैराटोनॉमिक मूवमेंट कैसे हो रहा है वो समझना है। फिर हमको देखना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। भाई पौधों में नियंत्रण और समन्वय कैसे बना रहता है, पौधों के अंदर नियंत्रण और समन्वय कैसे बना रहता है उसको समझना है। फोटो पीरियोडिज्म्स के बारे में देखना है, जिसमें एसडीपी, एलडीपी, डे न्यूट्रल प्लांट्स कैसे होते हैं, है ना, ये डिस्कस करेंगे। फाइटोक्रोम क्या होता है? फाइटोक्रोम बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स है ना। फाइटोक्रोम क्या होता है, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रेड एंड फार रेड लाइट क्या होती हैं, इनके रिस्पॉन्सेज, और आप यहाँ पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब फोटोमॉर्फोजेनेसिस पर लाल और सुदूर लाल प्रकाश प्रतिक्रियाएं किस तरीके से होती हैं। सीड फिजियोलॉजी कैसी है भाई, सीड की एक कैसी कार्य की है वो देखना है। और डॉर्मेसी मतलब प्रसुप्तावस्था, और वर्नलाइजेशन मतलब बसंतीकरण। और उसके बाद में हमको सेंसेशन देखना है, मतलब जीर्णता के बारे में भी समझना है। सेनेसेंस के बारे में समझना है, सेनेसेंस मतलब जीर्णता, इसके बारे में भी हमको डिस्कस करना है इस यूनिट के अंतर्गत। नेक्स्ट जो यूनिट हमारी है 6 यूनिट, इस 6 यूनिट को हमने नाम दिया है बेटा, इस 6 यूनिट को नाम दिया गया है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत क्या क्या आपको डिस्कस करना है, क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल में सबसे पहले हमको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद में हमको पढ़ना है लिपिड, फिर हमको पढ़ना है प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो हमको पढ़नी है, और आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी में ये पढ़ा भी होगा, तो ये ज्यादा आपको कठिन नहीं लगेगा, है ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। यानी कि अगर हम 6 और 7 और 8 यूनिट की बात करें तो ये बहुत सिंपल यूनिट है और मजा आएगा इसको पढ़ने और पढ़ाने में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में आपको इसके नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को देखना है। रोल ऑफ मोनोसेक्राइड्स क्या है, ग्लूकोज के बारे में देखना है, फ्रक्टोज, शुगर, अल्कोहल क्या होता है ना, मैनिटोल क्या है और सॉर्बिटोल क्या है, इसके बारे में देखना है। डाइसेक्राइड में आपको सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये भी पढ़ना है। ओलिगोसेक्राइड में और पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें सेलुलोज आता है उसको देखना है, हेमियोसेलुलोज देखना है, पेक्टिन के बारे में पढ़ना है, काइटिन के बारे में पढ़ना है, म्यूसिलेज क्या होता है, स्टोरेज स्टार्च, इंसुलिन, है ना, स्टोरेज स्टार्च और इंसुलिन के बारे में भी पढ़ना है। स्टोरेज स्टार्च और इंसुलिन के बारे में पढ़ना है, ये म्यूसिलेज में आता है। लिपिड की बात करें तो स्टोरेज लिपिड ये देखना है, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में देखना है। स्ट्रक्चरल लिपिड्स क्या होते हैं, है ना, फास्फोग्लिसराइड्स क्या होते हैं, लिपिड का फंक्शन क्या होता है, सेल सिग्नल कैसे मिलता है, को फैक्टर कैसे होते हैं, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड, है ना, मिसेल्स क्या है, मोनो लेयर्स क्या होता है, मोनोलेयर्स मतलब आप देखेंगे लिपिड मिसेल्स का परिचय और एकल परत मोनोलेयर कैसे बनेगी, और बाई लेयर कैसे बनेगी, द्विपरत कैसे बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट 6 है। यूनिट 6 के बाद में हम यूनिट 7 की बात करते हैं। तो यूनिट 7 हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूरा डिस्कस करना है। तो उसमें प्रोटीन और हमें क्या डिस्कस करना है बेटा, न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन में हमको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखना है। पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं वो देखना है। लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्राइमरी, है ना, लेवल ऑफ प्रोटीन क्या है, लेवल ऑफ प्रोटीन में स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, है ना, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और यहाँ पर रामचंद्र प्लॉट के बारे में भी समझना है, थोड़ा सा क्या प्रोसेस है ये देखना है, ठीक है। उसके बाद में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होते हैं, प्रोटीन
डीनेचुरेशन एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन क्या है? प्रोटीन को डीनेचर कैसे किया जाता है, मतलब तोड़ा कैसे जाता है उसका? डीनेचुरेशन कहने का मतलब क्या होता है? डीनेचर कहने का मतलब होता है इसका विकृतीकरण कैसे होगा और प्रोटीन की जैविक भूमिकाएं क्या होती हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में देखना है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, है ना, थाइमिन, ये सब पढ़ना है, यूरेसिल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, भाई न्यूक्लिक एसिड की संरचना और इसका कार्य क्या है। न्यूक्लिक एसिड डीनेचर कैसे होता है, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन कैसे होता है, मतलब डीएनए अपने डबल स्टैंड बॉन्ड से हट भी सकता है, अलग अलग हो सकता है और फिर से वो रीनेचर्स कर सकता है। mRNA क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग चर्चा करेंगे। और आखिरी जो हमारी यूनिट है, यूनिट 8, जिसमें एंजाइम के बारे में आपको स्पेशली पढ़ना है डिटेल में, जिसमें हम लोग इसके स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में देखेंगे, होलो एंजाइम क्या होते हैं, एपो एंजाइम क्या होता है, को फैक्टर्स क्या होते हैं, को एंजाइम क्या होते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से एंजाइम में एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन एंजाइम, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कैसे लगेगी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, है ना, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के या सेकंड सेमेस्टर में मैंने इसको पढ़ा है एंजाइम को पूरा। एंजाइम इनहिबिशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं और एब्जाइमर क्या होता है, एब्जाइम्स क्या होते हैं, एब्जाइम, उसके बाद में फाइटोन्यूट्रिएंट्स, है ना, न्यूट्रासिटिकल्स क्या होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, न्यूट्रासिटिकल्स क्या होते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। तो जो आहार अनुपूरक और प्रतिऑक्सीकारक हैं, इनके बारे में भी हमको डिस्कस करना है। तो बेटा इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर है, इस फिफ्थ सेमेस्टर की मैं लिखे दे रहा हूं, फिफ्थ सेमेस्टर की जो बॉटनी का सिलेबस है, जो बॉटनी में भी फर्स्ट पेपर का, ठीक है, फर्स्ट पेपर का जो आपका सिलेबस है वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया, ठीक है, वो हमने यहां पर क्या कर लिया बेटा, डिस्कस कर लिया। और इस फिफ्थ सेमेस्टर के पहले पेपर को अब हम यहां पर स्टार्ट भी करेंगे। तो सिलेबस हमारा आपने देख लिया, 8 की 8 यूनिट हमने यहां पर देख ली। अब धीरे धीरे आपको इसी चैनल के ऊपर, है ना, धीरे धीरे आपको, मतलब ये कोई समय नहीं है कि आपको रेगुलर बेसिस पर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो धीरे धीरे आपको इसी चैनल के ऊपर इस सेमेस्टर से रिलेटेड रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस को हम प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आप जब तक चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाएंगे और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को शेयर नहीं करेंगे, तब तक हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हम सुप्तावस्था में चले जाएंगे, रेस्टिंग स्टेज में चले जाएंगे, फिर वीडियोस आना मुश्किल हो जाएगी। तो आपके प्यार और सपोर्ट जितना ज्यादा मिलता रहेगा, उतना ज्यादा हम यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल कराते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, क्लासरूम में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।